तो ये हमने ख़त्म कर लिया था अपना लास्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब इसमें एक अलग पोर्शन है जेनेटिक्स का। 3 पोर्शन रहते हैं जेनेटिक्स में। एक था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और एक था इवोल्यूशन। हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन कंप्लीट कर लिया है जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, और इवोल्यूशन का चैप्टर हम लोग पहले भी कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया, एक अलग पोर्शन है। काफ़ी चैप्टर बड़ा है, बहुत सारे टॉपिक हैं, पर हम इन टॉपिक को आराम से करेंगे, प्रॉपर समझ के करेंगे, लेकिन थोड़ा सा तेज़ करेंगे इन कम्पेयर टू जैसे कि नॉर्मल क्लासेस रहती हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम हो जाएगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये लगभग टॉपिक लिखे हैं सारे जो इस चैप्टर के अंदर होते हैं। हमने इस चैप्टर को 3 अलग से बोलेंगे, 4 अलग पोर्शन में डिवाइड कर रखा है। जो चैप्टर्स के पोर्शन है, पहला जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। पहले हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ डीएनए, सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए क्या होती है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, सेंट्रल डोग्मा, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, सेंट्रल डोग्मा। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला हमारा फर्स्ट पोर्शन है। इसको हम एक अलग तरीके, इसको बिल्कुल अलग रख कर पढ़ेंगे। पहले इस वाले पोर्शन को कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग शुरू करेंगे सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, फीचर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या होंगे, फीचर मतलब जेनेटिक मटेरियल होता कैसा है, उसके अंदर क्या फीचर्स होने चाहिए जेनेटिक मटेरियल के, इसके बारे में बात करेंगे। डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन आया तो डीएनए का रेप्लिकेशन आया किस तरह, किसने बताया डीएनए किस तरह रेप्लिकेट करेगा। यहाँ पर हम लोग वाटसन और क्रिक का मॉडल यूज़ करेंगे। प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे किस तरह पूरा होता है, और ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे। जो ये वाला पोर्शन है, ये एक अलग पोर्शन हो जाएगा इस चैप्टर का। तो 2 ये पोर्शन हो गया। तीसरा पोर्शन है कि जब हम लोग आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर आरएनए वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो आरएनए वर्ल्ड वाला पोर्शन, ये आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, ये वाला जीन एक्सप्रेशन, ये जो 4 पोर्शन हैं ये वाले, ये एक अलग। तो एक पार्ट ये हो गया, एक ही हो गया। तीसरा ये हो गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसको हम लोग लास्ट में बिल्कुल अलग से पढ़ लेंगे। अब सवाल ये है कि भाई ये लेक्चर है किसके लिए। मान लो कि आपका पेपर होगा सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड, आप सारे बच्चे होंगे, तो जिनका एग्ज़ाम अभी आने वाला है, लगभग जिनके एग्ज़ाम में अभी मान लो 20 दिन बाकी हैं, अगर 20 दिन से ज़्यादा, मान लें कि 20 दिन है अभी एग्ज़ाम में, तो आप इस लेक्चर को फुल्ली प्रॉपरली देख सकते हैं। अब इस लेक्चर को देखने का तरीका क्या होगा कि सबसे पहले आप क्या करें, एनसीईआरटी को लेकर बैठें। नोट्स अगर आपको लगता है कि आप बना लेंगे, आपको नोट्स की ज़रूरत है, नोट्स आपको समझने पड़ेंगे, तो फिर आप नोट्स यहाँ से बना सकते हैं। पूरा प्रॉपर टाइम दिया जाएगा आपको। वीडियो पॉज करिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, आपके नोट्स कंप्लीट हो गए। बाकी अगर नोट्स नहीं बनाए तो आप सिर्फ किसको साथ में लेकर बैठिए, आप एनसीईआरटी को लेकर बैठिए। दूसरा, आपकी जो भी क्वेश्चन बैंक हो, कोई अनसॉल्व हो, उसके जो सवाल हों आप उनको एक बार पढ़ लो, ताकि आपको अंदाजा रहे कि जब वो पोर्शन आएगा, देखिए बताऊंगा तो मैं भी किस जगह पर कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, पर जब वो पोर्शन आएगा तो आप उसको किस तरह कंप्लीट करेंगे, आपको पता होगा हाँ ये वाला क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ था, तो फिर वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि टाइम कम है आपके पास और हम लोग इसमें भी थोड़ा तेज़ से ही पढ़ेंगे। तो नोट्स अगर आपको फिर भी है कि नोट्स आपको चाहिए हो, तो आपको व्हाट्सएप पर या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो आपने एनसीईआरटी साथ लेकर बैठनी है अभी, और वो क्वेश्चन पढ़ के बैठना है। शुरू करते हैं चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसका हम लोग आज पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे प्रॉपर। चैप्टर काफ़ी लेंथी है, हमें पता है, 3 लेक्चर लग जाएंगे आसपास 2 घंटे के। ये आज का लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट ही रहेगा, इसमें हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो आज हमने पढ़ना है पहले डिस्कवरी ऑफ डीएनए के बारे में बात करना शुरू करते हैं। डिस्कवरी ऑफ डीएनए, ये पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। अब इस टॉपिक के अंदर हमने पहले पढ़ना क्या क्या है, ये एक टॉपिक है पहला। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले सबसे पढ़ेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ जीन के बारे में बात करेंगे। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, बोर्ड लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ जीन के बारे में। कॉन्सेप्ट ऑफ जीन के बारे में, जो कॉन्सेप्ट ऑफ जीन मतलब जीन होता क्या है, जीन दिखता कैसे, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग अगला पढ़ेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर के बारे में। मेरी बात सुनो पहले भाई, इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर वाला पोर्शन, स्ट्रक्चर कैसा होता है जीन का, स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। फिर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में बात करेंगे। हिस्ट्री ऑफ डीएनए क्या थी, हिस्ट्री ऑफ डीएनए, हिस्ट्री ऑफ डीएनए के बारे में बात करेंगे। और तीसरा इसका क्वेश्चन हो जाएगा जो वाटसन ने एंड क्रिक्स ने मॉडल दिया था, उसके बारे में बात करेंगे। ये हमारा पहला पोर्शन है इस चैप्टर का। पहला पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, फिर पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल डीएनए, फिर पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ डीएनए, यानी कि डिस्कवरी जो थी, हिस्ट्री मतलब डिस्कवरी की जो पूरी हिस्ट्री थी, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं पहला कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। तो शुरू करते हैं भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। तो पहला सवाल ये है कि जीन होता क्या है। अभी हमने मेंडल वाला चैप्टर पढ़ा था, तो हमने इस बात को समझा था कि जीन क्या होता होगा। जीन एक जीन क्या है, डीएनए, डीएनए का एक वो डीएनए के ऊपर जीन क्या है, जैसा मेंडल ने बताया, मेंडल के हिसाब से बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू मेंडल, अकॉर्डिंग टू मेंडल जीन क्या था, जीन था यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जीन था यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ऐसा बताया था मेंडल ने।
ये सी बात करी थी मेंडल ने। लेकिन फिर जब हमारी समझ डीएनए की तरफ को जाने लगी तो हम समझ गए डीएनए के ऊपर कहीं ना कहीं जीन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। हमें इस चैप्टर में पढ़ना होगा कि फिजिकल वैसे केमिकल फॉर्मुलेशन क्या होता है जीन का, हम इस चैप्टर में उसके बारे में बात करेंगे। पहले हमने लिखा कि डीएनए, मान लीजिए हमने एक सेल बना लिया, ये एक सेल है, ये उस सेल का न्यूक्लियस है, ये एक सेल है, ये उस सेल का न्यूक्लियस है। यहाँ पर हमने सेल का न्यूक्लियस बना लिया। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इस न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए प्रेजेंट होगा। ये जो डीएनए प्रेजेंट है, आज हमें ये बात मालूम है कि जो डीएनए होता है वही होता है जेनेटिक मटेरियल। इस न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए प्रेजेंट है और हमने बोला ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है यहाँ पर ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है, ये डीएनए क्या करता है, ये डीएनए स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को। डीएनए स्टोर करेगा किसको, स्टोर करेगा इन्फॉर्मेशन को। ये बात हमें मालूम है, डीएनए स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को। और हम डीएनए इज ऑल्सो नोन एज जेनेटिक मटेरियल। हम लोग डीएनए को जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। अब डीएनए, भाई ये तो हमने पढ़ रखा है, ये बात हमारी समझ में आ जाए, पहले लोगों को नहीं पता थी। डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, सही बात है। अब सवाल ये कि व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल, आखिर जेनेटिक मटेरियल होता क्या है। क्वेश्चन आ सकता है 101% क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल, व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल। तो इसका जवाब हम लोग कैसे देंगे कि मान लो ये डीएनए है, ये है एक डीएनए को हमने बोला स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन। अब ये डीएनए जो है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता ही कहाँ है, डीएनए के ऊपर ये जीन लगे हुए होते हैं। हमने बोला ये डीएनए के ऊपर क्या है, ये डीएनए के ऊपर जीन है। ये क्या है, ये है जीन। ये जो जीन होते हैं ये जीन कोड करते हैं किसी एक स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए। समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। ये क्या है, जीन है। ये जीन जो होते हैं यही होती है इन्फॉर्मेशन। ये जीन क्या होता है, यही जीन होता है इन्फॉर्मेशन। ये जीन है। अब जीन को कैरी कौन कर रहा है, जीन को कैरी कर रहा है ये स्ट्रैंड। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल वो मटेरियल है, कौन सा मटेरियल जो कैरी करेगा जीन, कैरी करेगा जीन। या फिर अगर हम लोग बहुत स्पेसिफिक जाए इसके बारे में, अगर बहुत स्पेसिफिक बात करें तो हम क्या बोलेंगे, पहला कि जो डीएनए है वो कैरी करेगा जीन, कैरी करेगा, क्या कैरी करेगा, डीएनए कैरी करेगा जीन को। और साथ में ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को भी स्टोर करता है। जीन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करता है। तो हम बोलेंगे क्या करेगा, स्टोर करेगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, स्टोर करेगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। भाई सीक्वेंस नहीं मिल पा रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। बता दूं क्या पढ़ा हमने अभी तक बात करी है जीन होता क्या है। जीन क्या है, जीन अगर मेंडल के हिसाब से बात करें तो जीन कुछ नहीं है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। ये बात मेंडल ने कही थी। लेकिन हमें इस चैप्टर में केमिकली जीन कैसा होता है इसके बारे में बात करनी है। तो हमने क्या बताया कि जीन क्या हो जाएगा, डीएनए जो होता है वो स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। डीएनए के ऊपर ये जीन लगे होते हैं। अगर जीन के बारे में डेफिनेशन लिखें या फिर हमसे पूछा जाए कि डीएनए स्टोर कर रहा है इन्फॉर्मेशन, हमने इसको बोले जेनेटिक मटेरियल। आखिर जेनेटिक मटेरियल होता क्या है, जेनेटिक मटेरियल वो मटेरियल है जो कैरी करेगा जीन, इसके पास क्या होंगे, जीन होंगे। और हमने क्या बताया कि स्टोर करेगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, ठीक है भाई, क्लियर है। यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो उसको कैरी करेगा जीन, और क्या करेगा, इस जीन के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है, इस जीन के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है कौन सा प्रोटीन बनेगा, कौन सा कोडोन, कौन सा प्रोटीन बनेगा। तो हमने ये भी बताया कि ये स्टोर करता होगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि हम लोग कहीं ना कहीं ये बात बोल रहे हैं साफ साफ कि डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। सवाल ये है कि क्या सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। ये सवाल काफ़ी अच्छा है और ये सवाल हम समझ भी सकते हैं एक अलग तरीके से। अगर हम ये बात करें, हमने बोला कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने क्लास 11 में बहुत साफ साफ पढ़ रखा होगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था, जिसमें आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में ये बताया था कि जो हम लोग अगर क्लासीफाई करें सारे ऑर्गेनिज्म को तो हम उन्हें 5 अलग अलग ग्रुप में रख सकते हैं, ठीक है। जिसमें पहला ग्रुप क्या था, पहला ग्रुप था मोनेरा, पहला ग्रुप था, भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट भी मत करना, सिर्फ एक सीक्वेंस समझाना चाह रहा हूँ तो मैं है क्या ये, ठीक है। पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, पहला क्या था, पहला था मोनेरा, फिर था प्रोटिस्टा, सबको याद होंगे भाई ये, प्रोटिस्टा, फंजाई, और था प्लांटेई, और था एनिमेलिया। ये क्या थे, 5 ऐसे किंगडम थे जो आर.एच. व्हिटेकर ने बनाए थे। अगर हम इनके अंदर बात करें तो हमने सेल्स के बारे में पढ़ रखा है। सेल्स या तो प्रोकैरियोटिक होते हैं या तो यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। यहाँ उस सवाल पर आ रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल क्या सबके अंदर होगा, उसी बात को समझा रहा है आसान तरीके से। ये क्या है, मोनेरा के अंदर मोस्टली कौन आते हैं, मोनेरा के अंदर आते हैं मोस्टली बैक्टीरिया, बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इनमें अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं। अगर हम लोग सेल टाइप की बात करें कि कौन सा सेल किसके अंदर होगा, सेल 2 तरह के पढ़ रखे हैं हमने, बेसिक नॉलेज है, या तो प्रोकैरियोटिक सेल होगा या तो कैसा होगा, यूकैरियोटिक सेल होगा। अगर हम लोग बोलें कि प्रोटिस्टा, मोनेरा, इनके अंदर जिसके अंदर सारे बैक्टीरिया आ रहे हैं, यहाँ पर जो सेल होगा वो कैसा होगा, वो जो सेल यहाँ पर होगा वो होगा प्रोकैरियोटिक सेल। यहाँ पर प्रेजेंट होता है
प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होगा। भाई अभी एनसीईआरटी मत पढ़ना, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, सिर्फ बेसिक चल रहा है ना, अभी बेसिक कंप्लीट करेंगे, फिर हमारी समझ बढ़ेगी हमें पढ़ना कैसे। अगर ये बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो आगे प्रॉब्लम हमें ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो मोनेरा जो होता है उसके अंदर ज़्यादातर बैक्टीरिया आते हैं, सही बात है। बाकी हमने बोला कि ये जो मोनेरा बैक्टीरिया होते हैं ये सारे प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। बाकी बचे हुए प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे होते हैं यूकैरियोटिक सेल। ये सारे क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होते हैं। समझाना क्या चाह रहे थे, सवाल क्या था, ज़रा सवाल पर अगर आ जाएं। सवाल पर अगर हम सवाल को यहाँ पर एक दोबारा लिख लें, इज जेनेटिक, इज डीएनए, इज डीएनए, इज डीएनए, इज डीएनए, इज अ जेनेटिक मटेरियल, इज अ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल इन ऑल ऑर्गेनिज्म, मटेरियल इन ऑल ऑर्गेनिज्म। तो इसका जवाब हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा यस। इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा यस, यस इन बोथ, यस इन बोथ प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यस इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, in both, yes, in both prokaryotic and eukaryotic cell DNA is present as a genetic material. DNA is present as a genetic material, as a genetic material. तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि आखिर डीएनए होता क्या। पहली बात हमने पढ़ा था कि डिस्कवरी ऑफ डीएनए के बारे में पढ़ना था हमें। इसका पहला टॉपिक था कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। जीन क्या होता है, जीन कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो क्या करेगी, स्टोर, मतलब जीन क्या होता है, जीन के पास इन्फॉर्मेशन होती है प्रोटीन बनाने के लिए। जीन लगे होते हैं डीएनए के ऊपर, तो डीएनए क्या करता होगा, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता होगा। सवाल पूछा गया कि व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, मटेरियल दैट कैरी जीन एंड हैव अ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, मटेरियल दैट कैरी जीन एंड हैव जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, उसको हम क्या बोल देंगे, जेनेटिक मटेरियल बोल देंगे। हम यहाँ से अपनी समझ बना चुके थे कि जेनेटिक, हमें पता है ये बात कि जो जेनेटिक मटेरियल होता होगा वो डीएनए ही होता होगा। तो सवाल क्या पूछा गया कि क्या डीएनए सारे ही ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा जेनेटिक मटेरियल रहता है, या किसी एक अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए नहीं होता ऐसा जेनेटिक मटेरियल, ये सवाल है। तो हमने बोला हाँ, जितने भी, अगर हम लोग सारे प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें या फिर हम लोग सारे यूकैरियोटिक सेल की बात करें, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर डीएनए ही होगा एज अ जेनेटिक मटेरियल, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अगर अब आपसे सवाल पूछा जाए कि क्या वायरस के अंदर भी होगा जेनेटिक मटेरियल डीएनए, क्या वायरस के अंदर भी होगा जेनेटिक मटेरियल डीएनए, तो क्या वायरस कोई लिविंग सेल है, तो वायरस एक लिविंग सेल नहीं है, ये बात हमें मालूम है। तो वायरस के अंदर डीएनए नहीं होता एज अ जेनेटिक मटेरियल, वायरस के अंदर डीएनए नहीं होता, यानी भाई प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में, लेकिन इन वायरस, नोट कर लेना, यहाँ पर नोट करने की बात है कि वायरस डोंट हैव डीएनए, वायरस डोंट हैव डीएनए, दिख भी नहीं रहा होगा शायद से, इधर दूसरी तरफ में भी लिख लेते हैं नोट करके। तो क्या बताएंगे हम लोग, नोट क्या हो जाएगा कि नोट हो जाएगा कि वायरस ऑल्सो हैव RNA as a genetic material, वायरस के पास RNA भी होता है जेनेटिक मटेरियल। सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड नहीं पता होगा, कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या होता है, वायरस के पास हैव RNA, वायरस ऑल्सो हैव RNA, यानी कि डीएनए भी होता है, ऑल्सो लिखा है यहाँ पर, डीएनए भी होता है और वायरस के पास RNA भी होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। ये बात थी, हम सिंपल बात कर रहे थे कि आखिर जीन होता क्या है। तो हम लोग जीन में यहाँ तक पहुँचे। अगर जीन को हम लोग और जीन के स्ट्रक्चर की तरफ जाना चाहें, अगर हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर की तरफ जाना चाहें, तो डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता होगा वो कैसा दिखता होगा, आइए इसके बारे में बात करते हैं। भाई नोट्स चाहो तो बना लो, वैसे ज़रूरत नहीं है, आपको भेज दूंगा मैं नोट्स बने बनाए व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर, वहाँ से ले लेना, ठीक है। बाकी यहाँ तक क्लियर है सब, इस बात को थोड़ा सा याद रखना, हो सकता है डीएनए के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में पढ़ना क्या क्या है, पहले हेडिंग लिख लेते हैं। हेडिंग हो जाएगी STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, RNA, या फिर बोल दो साथ में न्यूक्लिक एसिड, या फिर मत लिखो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए लिख दो और आरएनए लिख दो। इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब डीएनए एंड आरएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड, इस लाइन को प्रूव करेंगे, एनसीईआरटी लाइन है। डीएनए एंड आरएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। क्या होते हैं न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड होते हैं पॉलीमर
पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब आपको न्यूक्लियोटाइड नहीं पता, थोड़ी देर के लिए रटो ना, अभी थोड़ा चलने आके बता दूंगा, ठीक है। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। डीएनए आरएनए जो होते हैं वो होते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मान लें कि क्या है न्यूक्लियोटाइड, मतलब पॉलीमर मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनेगा कौन? न्यूक्लिक एसिड। मान लीजिए एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दो न्यूक्लियोटाइड हैं, ये 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे क्या हैं? न्यूक्लियोटाइड हैं। ये सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिले, ये एक जो था उसने दूसरे से बॉन्ड बनाया, दूसरा जो था उसने तीसरे से बॉन्ड बनाया, ये सारे क्या बन गए? अब ये बन गई एक चेन सी। ये क्या बन गई? अब एक चेन से बन गई, ये पॉलीमर बन गया। ये सारे अलग थे, मोनोमर 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 मिले आपस में क्या बना दिया? पॉलीमर बना दिया। ये जो पॉलीमर बना है किसका? इनका। ये कौन है? ये है न्यूक्लियोटाइड। ये जो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर बना है इसको कहा जाएगा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड होता क्या है? सबर कर ले, आ जाएगा भाई। ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होगा? ये जो है ना, ये पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। अगर हम लोग एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना, मतलब अपनी नॉलेज के लिए थोड़ा सा समझना चाहें हम लोग डीएनए के बारे में, तो हम लोग बात कर सकते हैं कि डीएनए में रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन की ऐसी बातें कर ले। एक बार थोड़ी सी कर लेते हैं ना, ऐसा कुछ जाएगा नहीं से करने में। मान लीजिए हमने एग्जांपल ले लिया कि ये क्या है? ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है। इस सेल के अंदर ये है उसका डीएनए, ये है उसकी न्यूक्लियस, उसके न्यूक्लियस में ये है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियस के अंदर है, तो लगभग हम बोलेंगे मान लो डीएनए है, ठीक है। तो ये क्या है? ये है डीएनए, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पर जीन प्रेजेंट होंगे, ये जीन है, ये है जीन, आई होप विजिबल होंगे भाई, ये जीन है। अब क्या होगा? हमें जीन के ऊपर लिखी होगी इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक मटेरियल क्या है? स्टोर करेगा इन्फॉर्मेशन को, तो इसके ऊपर लिखी हुई होगी इन्फॉर्मेशन। हमें उस इन्फॉर्मेशन के प्रोटीन बनाना है, उस इन्फॉर्मेशन का जो ट्रेट होगा वो हमें दिखाना है कैसे? देखिए जब प्रोटीन बनेगा, ठीक है, तो कैसे होता है पूरा प्रोसेस? ये जो न्यूक्लियस होती है इसके पास न्यूक्लियर पोर होते हैं, न्यूक्लियस हैव न्यूक्लियर पोर। ये होता है डीएनए, डीएनए से ये बन जाएगा आरएनए, ये होगा डीएनए, डीएनए से क्या बन जाएगा? आरएनए। समझ में क्या आया कि आरएनए है ये, और डीएनए जो होगा वो 2 स्ट्रैंड का होगा, आरएनए जो होगा वो सिंगल स्ट्रैंड का होगा, ठीक है। अब ये आरएनए क्या करेगा? ये है आरएनए, इसको हम लोग एमआरएनए बोलते हैं। ये जो आरएनए इसको हम लोग एमआरएनए बोलते हैं। ये एमआरएनए क्या करेगा? अब ये एमआरएनए इस न्यूक्लियर पोर से बाहर जाएगा, ये पहुंच गया बाहर, यहाँ पड़े होंगे बाहर राइबोसोम, ये राइबोसोम आएंगे और इसके ऊपर आकर लग जाएंगे, ये राइबोसोम आएंगे और इसके ऊपर आकर लग जाएंगे, ये लग गए राइबोसोम। ये राइबोसोम क्या करेंगे? राइबोसोम अब इस एमआरएनए को पढ़ेंगे, और इससे क्या बनवा देंगे? प्रोटीन बनवा देंगे। ये बननी है प्रोटीन, ये बनना है प्रोटीन। वैसे इसको बताएं हम लोग पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे, ये बनना है पॉलीपेप्टाइड। ये जो बनना है स्ट्रक्चर, इसका नाम हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड। अब पॉलीपेप्टाइड ही क्यों बोला? पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन में, और एंजाइम अगर बोले, एंजाइम जो होता है प्रोटीन से बनते हैं, इन सब में फ़र्क क्या है? तो पॉलीपेप्टाइड क्या होगी? एक सिंपल चेन है, मान लो ये एक सिंपल चेन है, ये जो एक सिंपल चेन है इसका नाम हो जाएगा, सिंपल चेन का नाम होगा पॉलीपेप्टाइड। जब इसके अंदर हो जाए फोल्डिंग, मान लो ये हुआ, आगे क्या होगा कि इसके अंदर कुछ फोल्डिंग हो गई, तो अब हम इसको बोल देंगे प्रोटीन। अब मान लो इसमें आगे और फोल्डिंग हो गई, और फोल्डिंग होने के बाद अब ये कुछ फंक्शन भी करने लगा, तो अब हम इसको बोल देंगे एंजाइम। क्या बोल देंगे? एंजाइम। तो ये हो गया एंजाइम, ये हो जाएगा प्रोटीन, फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड। ये क्या हो जाएगा? सिंपल पॉलीपेप्टाइड हो जाएगा ये, ठीक है। हुआ क्या? यहाँ पे डीएनए था, डीएनए का यहाँ पे कुछ प्रोसेस हुआ, क्या बन गया? एमआरएनए। एमआरएनए आ गया बाहर, यहाँ पर एमआरएनए के ऊपर आकर लग गया राइबोसोम, राइबोसोम ने यहाँ से बना दी प्रोटीन। अब अगर हम इनको नाम दें, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे अगर इसको नाम दें तो क्या बोलेंगे कि डीएनए से क्या बनना है? आरएनए। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, ये हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। भाई विजिबल तो हो रहा होगा, ये हो जाएगा मतलब बोल रहा हूँ, अगर विजिबल कोई चीज़ ना हो तो समझ लेना कि ट्रांसक्रिप्शन मैं बोल रहा हूँ ना मुंह से। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बन गया। अब उसके बाद क्या हुआ? इस आरएनए से प्रोटीन बनी, इस आरएनए की इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेट करा गया और उससे प्रोटीन बनाई गई, ठीक है। ये आरएनए क्या था? ये था न्यूक्लिक एसिड, इससे क्या बनाई गई? प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड, अमीनो एसिड की चेन होती है पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड की चेन होती है, ठीक है। तो अब ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, जब बनना है क्या? आरएनए से प्रोटीन। तो ये जो आरएनए से प्रोटीन बनना है, ये जो आरएनए से प्रोटीन बनना है, हम इसको बोल देते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनने को हम बोल देते हैं, ये हो जाएगा ट्रांसलेशन। क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशन। ये तो एक बेसिक नॉलेज है, हम लोग इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रेप्लिकेशन, और ये हो जाएगा ट्रांसलेशन।
सही बात है भाई, चलो आगे चलें, ये हो जाएगा ट्रांसलेशन, बढ़िया। चलो अब क्या हुआ, ये बन गई प्रोटीन। अब ये प्रोटीन क्या करेगी, अब ये जो प्रोटीन बनी है ये अपने एक्सप्रेशन बताएगी, ये कुछ ना कुछ फिनोटाइप के अंदर कुछ ना कुछ चेंज लाती है। ये इस पोर्शन, इस चैप्टर का पोर्शन नहीं, दूसरे चैप्टर का पोर्शन नहीं। अब आते हैं यहाँ पर, ये मान लो फिर से क्या है, ये मान लो फिर से एक सेल है। इस बार सेल के पास न्यूक्लियस नहीं है, इस बार सेल के पास न्यूक्लियस नहीं है, तो हमें अब एक बेसिक डिफरेंस सीखना पड़ेगा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और यूकैरियोटिक सेल के अंदर। क्या होते हैं प्रोकैरियोट, क्या होते हैं प्रोकैरियोट, क्या होते हैं यूकैरियोट। अगर हमें इस बात को याद करना है तो ये सवाल आ रखा है एक बार कि कौन से वाले सेल ऐसे होते हैं जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होती, तो उसका क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोट हो जाएगा। अब किस तरह लिखेंगे प्रोकैरियोट को, कि ऐसे सेल, प्रोकैरियोट ऐसे सेल होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते। अगर हम लोग देखें यहाँ पर क्या था, न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन थी। न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, इसके बाहर क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक न्यूक्लियस नहीं है, देख लो न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं है, यानी कि जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस थी वो यहाँ पर इनके पास एब्सेंट होगी। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ होगी, यहाँ एब्सेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ होगी, यहाँ एब्सेंट, यानी कि जो भी मेम्ब्रेन बाउंड तुम्हें दिख रहा है, क्लोरोप्लास्ट, फ्लोरोप्लास्ट, फलाना ढिमकाना, सब कहाँ पर होंगे, यूकैरियोट के अंदर तो होंगे। ये कैसा सेल है, ये है यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोट के अंदर तो होंगे, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं प्रेजेंट होंगे। क्या नहीं प्रेजेंट होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस क्या होगी, न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियस यहाँ पर क्या हो जाएगी, एब्सेंट। यहाँ पर न्यूक्लियस क्या होगी, यहाँ पर न्यूक्लियस हो जाएगी प्रेजेंट, यहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट, यहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगी, न्यूक्लियस प्रेजेंट। यहाँ पर न्यूक्लियस की जगह पे दूसरा स्ट्रक्चर जो होता है, यानी कि जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती, जिस जगह पर जेनेटिक मटेरियल रखे हुए होते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा न्यूक्लियोइड। भाई देखो चिंता मत करो, पूरा मैं तुम्हारा बेसिक कंप्लीट, बेसिक में इतना टाइम लग रहा है, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाऊंगा, रफ्तार पकड़ लूंगा, फिर नहीं रुक रहा, ठीक है। तो बेसिक में लग रहा टाइम, थोड़ा सा रुको। अब क्या हो जाएगा, ये हो गया भाई न्यूक्लियोटाइड, ये क्या हो गया, ये हो गया न्यूक्लियोटाइड, ये हो गया न्यूक्लियोइड, ये हो गया न्यूक्लियोइड, ये हो जाएगा न्यूक्लियोइड, NuCl, न्यूक्लियोइड। भाई स्पेलिंग देख लेना ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूक्लियोइड, ये है न्यूक्लियोइड। इसके पास यहाँ पर कुछ प्रोटीन होंगे। भाई अगर तुम उसको सोचो, जब प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल होगा, किसका, इस सेल का, कौन सेल का, प्रोकैरियोटिक सेल का। प्रोकैरियोट्स के पास जेनेटिक मटेरियल कौन होता है भाई, प्रोकैरियोट्स के पास जेनेटिक मटेरियल कौन होता है, DNA होता है, अभी हमने पढ़ा था प्रॉपर। अब DNA के पास जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ पर भी DNA होगा, लेकिन यहाँ पर एक भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, न्यूक्लियस नहीं, तो क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड। तो ये DNA तो फिर इधर उधर भागेगा ना, यहाँ न्यूक्लियस में प्रॉपर रुका हुआ था, यहाँ भागेगा। तो यहाँ पर इसको रोकने के लिए, कुछ यहाँ पर प्रोटीन लगे हुए होते हैं, इनको हिस्टोन नॉन हिस्टोन बोलते हैं। जिन्होंने पढ़ रखा होगा उनको मालूम होगा, इनको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। वो इसको यहाँ पर रोक के रखे हुए होंगे। उसके बाद क्या होगा, अब इनके अंदर भी क्या होगा, अब इनके अंदर भी होगा ट्रांसक्रिप्शन होकर यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक RNA। ये RNA जाएगा कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। अच्छा, साइटोप्लाज्म में जाएगा। तो ये क्या था, जहाँ पर ये प्रेजेंट था DNA, जहाँ पर DNA प्रेजेंट था वो क्या था, इसके बाद न्यूक्लियस तो है नहीं, तो जहाँ पर DNA प्रेजेंट था वो क्या था, वो भी साइटोप्लाज्म था, और जहाँ पर RNA है वो भी क्या है, साइटोप्लाज्म है। मैं बता रहा हूँ, प्रॉपर समझाना क्या चाह रहा हूँ, 2 मिनट रुकना। ये क्या हो जाएगा, DNA से बन गया RNA, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। ओहो भाई बड़ा लिखो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ये RNA गया यहाँ, RNA के ऊपर आकर लग गए राइबोसोम। जब RNA के ऊपर आकर राइबोसोम लग जाते हैं, तो जो ये स्ट्रक्चर बना ना, RNA प्लस राइबोसोम, हम इसको बोलते हैं पॉलीसोम। क्या बोलते हैं, पॉलीसोम का नाम देते हैं। क्या नाम देता है, पॉलीसोम। अब RNA से यहाँ पर क्या बनेंगे, प्रोटीन लाल से बना लो, प्रोटीन, ये क्या बन गए, ये बन गए प्रोटीन, PROTEIN, प्रोटीन। या फिर हमने पहले ही कहा था भाई, इसको प्रोटीन ना कहकर अगर हम लोग पॉलीपेप्टाइड कहें तो ज़्यादा सही रहेगा। विजिबल है भाई, वो नीचे का होगा लगभग, मैं पॉलीपेप्टाइड, भाई ये पॉलीपेप्टाइड लिखा है, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को देखें ध्यान से, भाई इसके ऊपर ही आ रहा हूँ, 2 मिनट रुक जा, बस यहीं पर आ रहा हूँ, ठीक है। ओहो 2 मिनट रुको, आ रहा हूँ, यहीं पर ही आ रहा हूँ। ओहो चलो, ये क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल हो गया,
ये क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल हो गया, ये क्या हो गया, यूकैरियोटिक सेल हो गया। बहुत बढ़िया। अगर हम लोग इन दोनों को ध्यान से देखें, अब ये मैं लिखूंगा नहीं भाई, ओरली बोल रहा हूँ, नोट्स तुम्हें लिखना हो तो लिख लो, एनसीईआरटी लेके बैठो, किनारे पे जगह रहे कि वहाँ पर थोड़ी सी वहाँ पर लिख लो। हमने एग्जामिन क्या करा, दोनों डायग्राम को बनाकर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए कहाँ पर होगा, जेनेटिक मटेरियल बोल दो, डीएनए बोल दो, कहाँ पर होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा। लेकिन प्रोकैरियोट्स में कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस तो है नहीं इनके पास। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा, न्यूक्लियस में होगा। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म। भाई न्यूक्लियोइड है, ये ऐसी कोई मेम्ब्रेन है नहीं, तो बता रखी बस कि इसकी जगह पे कुछ ऐसा कुछ प्रेजेंट होगा। ट्रांसक्रिप्शन भी कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हो गया यहाँ पर ट्रांसलेशन कहाँ पर होगा, यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। यहाँ पर भी ट्रांसलेशन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। यहाँ पर प्रोटीन कहाँ बनेगी, साइटोप्लाज्म में बनेगी। यहाँ पर प्रोटीन यानी कि पॉलीपेप्टाइड कहाँ पर बनेगी, साइटोप्लाज्म के अंदर बनेगी। ये था भाई देखो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब यहाँ पर ये जो प्रेजेंट है ना, ये जो राइबोसोम प्रेजेंट है, राइबोसोम, इसको हम लोग बोलते हैं आरएनए। यहाँ पर राइबोसोम, ये तो एमआरएनए चला गया, ये सिंपल चला गया। एमआरएनए जो चेन आई थी, ये जो चेन थी ना, ये इसका नाम था एमआरएनए। जो आई थी ना एमआरएनए न्यूक्लियोटाइड, ये था एमआरएनए। ये जो इसके ऊपर राइबोसोम लगे हैं, इसके अंदर भी होता है, इसके अंदर भी होता है आरआरएनए। इसके अंदर क्या होता है, आरआरएनए। और जब यहाँ से प्रोटीन बनेगी तो प्रोटीन क्या, सॉरी पॉलीपेप्टाइड बनेगी, तो पॉलीपेप्टाइड होता क्या है, पॉलीपेप्टाइड क्या होता है कि ये होते हैं अमीनो एसिड का पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ये इतने सारे क्या हैं, अमीनो एसिड, ये सारे अमीनो एसिड के मोनोमर हैं। क्या है ये, अमीनो एसिड के मोनोमर। अब इन अमीनो एसिड के मोनोमर का पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, तो ये क्या कर देंगे, एक चेन बना देंगे, एक चेन बनाएंगे, जिसका नाम क्या हो जाएगा, जिसका नाम हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड। ये पॉलीपेप्टाइड। अब इसको पॉलीपेप्टाइड ही क्यों बोला, इसको पॉलीपेप्टाइड ही क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर जो बॉन्ड बना है ना बीच में, ये होता है पेप्टाइड बॉन्ड, ये होता है पेप्टाइड बॉन्ड। और इसके अंदर बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो अमीनो एसिड को लाकर कोई दे रहा होगा इनको, यहाँ पर अमीनो एसिड को लाकर ट्रांसफर करने वाला एक और आरएनए होता है, जो अमीनो एसिड को लाकर देता है इन राइबोसोमल आरएनए को, तो उसको बोलते हैं हम लोग टीआरएनए। तो अलग अलग तरह के आरएनए भी होंगे, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। और डीएनए कहाँ पर होगा, डीएनए कुछ इस जगह पर प्रेजेंट होगा। भाई तुम्हें बात समझ में आ रही होगी, समझाना क्या था कि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो होगा कहाँ पर, वो होगा न्यूक्लियस के अंदर, यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर, यहाँ पर ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में, यहाँ भी ट्रांसलेशन कहाँ पर होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड, क्लियर हो गया। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। अगर सवाल ये करा जाए कि क्या सारे सेल के अंदर डीएनए जो होगा वो सेम साइज का होगा, क्या सारे सेल के अंदर जो डीएनए होगा वो सेम साइज का होगा, तुम सोचो, मैं इरेज कर रहा हूँ, बताता हूँ। भाई इसके नोट्स बनाना तो बना लो, ये नोट कर लेना, अभी इसको थोड़ी देर रोकना, बता रहा हूँ। ये वाला कर लो नोट, ये वाला चलो। अब हम लोग क्या करेंगे, लग रही भाई प्यासी लग रही, सही कह रहे हैं, प्यासी लग रही। हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको रोक लेते थोड़ा सा। हम लोग क्या करेंगे भाई, ये टॉपिक मैंने लिख रखे हैं ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। टॉपिक चल कौन सा रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन पढ़ चुके हैं हम लोग, स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ जीन में थोड़ी और बातें करी, वो ट्रांसक्रिप्शन वाली, वो भी जीन के अंदर ही आ रही थी। चल भाई यहाँ पे देखते हैं ना, डीएनए क्या होता है, डीएनए और आरएनए क्या है। डीएनए आरएनए है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे मोनोमर होंगे न्यूक्लियोटाइड के, सारे मिलेंगे और क्या बना देंगे, न्यूक्लिक एसिड। वहाँ बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा, बता रहा हूँ अभी, रुक जाओ, आने दो वहाँ तक। स्ट्रक्चर वाला पोर्शन अलग से पढ़ेंगे ना, ये वाटसन के लिख रखा हुआ है यहाँ पर, इस पर पढ़ा दूँगा अभी थोड़ी देर में ना। अब चलो शुरू करते हैं ना आगे। अब क्या करेंगे हम कि जो हाँ सवाल ये था, सवाल भूल गया भाई, ऐसे भूल जाया करूँ, कमेंट कर देना, बता दियो क्या क्या दिक्कत है। ठीक है, सवाल क्या था कि इस साइज ऑफ भाई, ये सर्शन रीजन है सीबीएसई वालों के, इज साइज ऑफ डीएनए इज सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म। क्या साइज सेम होते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा हाँ ना, इसका जवाब हो जाएगा नो। सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो साइज होते हैं वो अलग अलग होते हैं। किसका? डीएनए का। ठीक है, अब डीएनए का साइज अलग अलग है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिर भाई डिपेंड किस बात पर करता होगा भाई, अगर सबके ऊपर अलग है, सबका साइज अलग अलग है डीएनए का, तो डिपेंड किस बात पर करता है? साइज ऑफ डीएनए डिपेंड ऑन साइज ऑफ डीएनए। नोट कर लो इसको भाई, वही एनसीईआरटी के किनारे जगह पर है, वहाँ पर नोट करो। साइज ऑफ डीएनए
डिपेंड ऑन साइज ऑफ डीएनए डिपेंड ऑन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। साइज जो होता है डीएनए का वो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा कि कितने उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। इस तरह तो सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग साइज़ का क्या होता होगा, डीएनए होता होगा। हाँ सही बात है, यानी कि अगर हम लोग डीएनए के साइज़ की बात करें, साइज़ ऑफ डीएनए की बात करें, साइज़ ऑफ डीएनए कहाँ पर लिखूँ भाई, इसको इरेज कर देते हैं ना अभी 2 मिनट में, 1 2 3 इरेज। चलो साइज़ ऑफ डीएनए की बात करें, अगर हम लोग साइज़ ऑफ डीएनए की बात करें तो साइज़ ऑफ डीएनए की बात करी जाए अगर, साइज़ ऑफ डीएनए हमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह का मिलेगा। जैसे कि एनसीईआरटी ने पढ़ा रखा है, क्या क्या पढ़ा रखा है एनसीईआरटी ने, ई कोलाई के बारे में पढ़ा रखा है। मैं तुम्हें यहाँ पे नीट का सवाल कराऊंगा एक बहुत तगड़ा भी। यहाँ पर क्या है, ई कोलाई के बारे में बता रखा है कितना होगा उसका साइज। दूसरा उन्होंने ह्यूमन सेल के बारे में बता रखा है ना, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, कितने कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होंगे इनमें, ये बता रखा है। तीसरा उन्होंने बता रखा है बैक्टीरियो लैम्डा फेज के बारे में। मान लो लैम्डा फेज, लैम्डा की स्पेलिंग लैम्डा LAMBDA, लैम्डा फेज के बारे में बता रखा है भाई, लैम्डा फेज बोलते हैं ना, लैम्डा फेज के बारे में बता रखा है। और चौथा उन्होंने बोल रखा है बैक्टीरियोफाज के बारे में, बैक्टीरियोफाज के बारे में। बैक्टीरियोफाज क्या होता है ये भी सवाल है भाई, ये तो पूछा नहीं गया आज तक। लैम्डा को ऐसे लिखते हैं लैम्डा, ठीक है। ह्यूमन सेल के बारे में बताऊंगा ना। बैक्टीरियोफाज पहली बात तो होता क्या भाई, ये सवाल कंप्लीट करा के चल रहा हूँ, अलग अलग चैप्टर के पूछे गए लेकिन सवाल है सारे। बैक्टीरियोफाज क्या होता है लिखना शुरू करो कहीं पर, जहाँ पर बैक्टीरियोफाज एनसीईआरटी के बगल में ओरल बोल रहा हूँ ना। बैक्टीरियोफाज क्या होता है, बैक्टीरियोफाज वायरस होते हैं। बैक्टीरियोफाज क्या है, वायरस जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफाज। रिपीट बेटा, वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफाज। रिपीट, पीछे करके देख लो भाई, ठीक है। चलो अब अगर इकोलाई की बात करें तो इकोलाई के अंदर बेस पेयर कितने प्रेजेंट होते हैं, है ना। अब बेस पेयर एक सवाल होगा, बेस पेयर क्या होता है, तुम्हारे लिए तो भी सवाल है, बेस पेयर क्या होता है। हाँ तो बेस पेयर क्या होता होगा मैं बता रहा हूँ ना। डीएनए में ये 2 स्टैंड भाई, थोड़ा बहुत तो कभी ना कभी तो पढ़ रखा होगा ना, आएंगे याद। अभी ये बात आ गई साइज़ की तो मैंने कहा कंप्लीट कर लें। अब क्या है, ये डीएनए है, डीएनए में ये ए है, ये टी है, ये जी है, ये सी है। अरे गलत लिख दिया क्या, नहीं सही है। ए के सामने फिर टी है, ये सारे लगे हुए हैं, ये सारे लगे हैं पैरेलल, ये दोनों एंटीपोलर रहती हैं ना, उस पर लगे हुए हैं। इसमें जो ये सामने एक बेस ये होता है न्यूक्लियोटाइड है ना, जो न्यूक्लियोटाइड इसको बोलते हैं एक बेस ये है, एक बेस ये है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बेस पेयर का फॉर्मेशन करेंगे। तो बेस पेयर ई कोलाई के अंदर होते हैं 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर, 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर। ह्यूमन सेल के अंदर होते हैं 6.6। अच्छा अगर इसको और प्रॉपर कर लो, इसे और प्रॉपर कर लो, प्रॉपर क्या हो जाएगा कि अगर ह्यूमन सेल की बात करें, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड की बात कर लो, डिप्लॉइड के अंदर कितने होंगे, और हैप्लॉइड की बात कर लो, हैप्लॉइड के अंदर कितना होगा डीएनए, ठीक है। अब ये सवाल ये है नीट का पूछा हुआ सवाल, उन्होंने पूछा था हैप्लॉइड के अंदर बेस पेयर कितने होते होंगे, ठीक है। तो डिप्लॉइड के अंदर कितने होते होंगे भाई, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। और हैप्लॉइड के अंदर कितने होते हैं, यहाँ से कुछ मत काटो, इसके अंदर से भाई बेस पेयर है, अगर ये 2 बेस लगे हैं, है ना, 2 बेस लगे, इसमें से एक चेन हटा दोगे तो बाकी के जो बचे होंगे तो सिर्फ बेस होंगे ना भाई। अगर पूछेगा हैप्लॉइड के अंदर बेस कितने हैं, हैप्लॉइड के अंदर बेस कितने होंगे, तो वो 6.6 ही रहेंगे। अरे गोबर, अरे यार भाई ये डीएनए है, ये डीएनए है, इसमें ये लगा हुआ है ए, ये है ए, ये है टी, ये है जी, ये है सी, ये है ए, ये है टी, ये है ए, ये है टी। ए के सामने टी, जी के सामने सी, पता है सबको, है ना। इसमें से ये बेस पेयर कौन है, ये दोनों बेस पेयर हैं। अगर हमसे पूछे भाई हैप्लॉइड के अंदर बेस कितने होंगे, तो बेस पेयर ये दोनों मिला के 6.6 इंटू 10⁻, कितने थे, 9 थे। अगर इसको एक को हटा देंगे, एक चेन अलग कर दी, एक चेन अलग कर दी, यहाँ लिख दिया टी, यहाँ लिख दिया सी, यहाँ लिख दिया टी, यहाँ लिख दिया ए, यहाँ लिख दिया ए, यहाँ लिख दिया जी, यहाँ लिख दिया ए, यहाँ लिख दिया टी, ऐसे लिख दिया। तो अब तुमसे पूछेगा हैप्लॉइड के अंदर बेस कितने होंगे, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या। देखो बेस पेयर मतलब दोनों होंगे, अब एक इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, ठीक है। इसमें पूछा कितने इसके अंदर बेस होंगे, तो इसके अंदर बेस तो 6.6 ही रहेंगे ना। बेस पेयर दोनों के मिला के 6.6 थे, यानी कि इसके अंदर 6.6 इंटू 10⁹ बेस इसमें थे, दोनों मिला के बने बेस पेयर, दोनों कर दिया अलग, अलग कर दिया। तो इस चेन में कितने बचेंगे, 6.6 इंटू
10⁻9 बेस, कितने बचेंगे यहाँ पर बचेंगे, यहाँ पर बेस पेयर है, यहाँ पर 6.6 इंटू 10⁻9 बेस बचेंगे। भाई आ गया होगा लगभग भाई ना, एक बार पीछे जाके दोबारा देख लो, मैं बता रहा हूँ आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, आसान सी बात थी। ठीक है, अब देखते हैं किसके अंदर लैम्डा फेज के अंदर कितने हो गए। लैम्डा फेज के अंदर 58402 5840। भाई थोड़ा सा बताए, ए नंबर है, अगर एक आधा ऊपर हो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, दूसरे पन्ने पर है, इधर से तीसरी चौथी लाइन पर है, पैरा जहाँ पे दे रखा है 58402 बेस पेयर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, बोला था एनसीईआरटी साथ लेके बैठो ना। और बैक्टीरियोफाज के अंदर 4386 क्या प्रेजेंट होंगे, बेसेस प्रेजेंट होंगे। भाई देखो यहाँ पर बेस पेयर नहीं है, यहाँ पर बेस पेयर नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डीएनए होता होगा। ये समझ अगर तुम्हें आ गई ना बात भाई, तुम्हें समझ में आ रहा है फिर। ठीक है, इसके अंदर क्या होता होगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए होता होगा। 4386 ही होता है भाई, देख लेना ना, 4386 ही है शायद, 53 है 43 होगा। ठीक है, चलो ये क्या हो गया, बैक्टीरियोफाज। भाई अगर गलत तो एनसीईआरटी देख लेना, सही कर लेना, हो जाती है गलती इतनी बहुत तो भाई ठीक है। ये बात थी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। अब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में हमने ये बातें तो कर ली हैं, सारी बातें एक्स्ट्रा हैं, चाहो तो इनको नोट कर लो फिर से, जो एनसीईआरटी में है, फिर भी नोट करना चाहो तो कर लो। हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं ना, इसके आगे तो पढ़ लेंगे किसका सबसे ज़्यादा डीएनए जो होगा वो लेंथी होगा, तो हम लोग बोलेंगे ह्यूमन का होगा, क्योंकि उसका जो डीएनए था उसके अंदर 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर प्रेजेंट थे। चलो आ जाओ। तो डीएनए क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड क्या होगा, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, मान लो कि न्यूक्लियोटाइड ये एक मोनोमर है, इससे बन जाता है क्या, न्यूक्लिक एसिड, हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब इसके स्ट्रक्चर है भाई, देखो इसके स्ट्रक्चर है 11वीं बायोमोलिक्यूल्स में। नॉर्मल हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ते भी हैं, लेकिन हम लोग इसके स्ट्रक्चर यहाँ पर तो नहीं पढ़ेंगे, ज़रूरत भी नहीं है ना, स्ट्रक्चर नहीं आते पेपर में। ठीक भाई, न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, इसके 3 न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड हैव 3 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट से मिलकर पूरा न्यूक्लियोटाइड बना हुआ होता है। पहला क्या होगा, पहला होगा शुगर, दूसरा होगा नाइट्रोजिनस बेसिस, तीसरा होगा फॉस्फेट का ग्रुप जो होगा वो प्रेजेंट होगा। भाई न्यूक्लियोटाइड से डीएनए और आरएनए दोनों ही बने हुए होते हैं। यहाँ पर हम लोग न्यूक्लियोटाइड में देखेंगे कि आरएनए के अंदर आरएनए की जो शुगर होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, यहाँ पर ही पढ़ लेंगे उसको। तो अगर हम लोग शुगर की बात करें, शुगर यहाँ पर कौन सी प्रेजेंट होगी, अगर शुगर की बात करें तो शुगर यहाँ पर कौन सी प्रेजेंट होगी, इसको पढ़ लेंगे। फिर पढ़ेंगे नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होंगे, फिर पढ़ेंगे फॉस्फेट ग्रुप कौन कौन सा होगा। ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। हमने बनाई शुगर यहाँ पर जो प्रेजेंट होती है वो होती है राइबोस। यहाँ पर शुगर प्रेजेंट होती है राइबोस एक 5 कार्बन की शुगर है, इसलिए हम इसको पेंटोस शुगर भी बोलते हैं, स्ट्रक्चर बनाया जाए इसका, तो ये इसके अंदर OO ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। भाई स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं बना सकते हम लोग, टाइम नहीं है ना, ये हो जाएगा। यहाँ पर होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस और यहाँ पर लगा होता है फॉस्फेट, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका पूरा। हम लोग अभी शुगर के बारे में पढ़ रहे हैं। ये होती है पेंटोस शुगर में लगे होते हैं कार्बन नंबर 1 2 3 4, अच्छा एक यहाँ पर होगा CH2OH, क्या होता है 5 कार्बन होते हैं राइबोस शुगर के अंदर। ठीक है, राइबोस शुगर है ये। ठीक है, राइबोस शुगर से नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा, फॉस्फेट यहाँ जुड़ता है। ठीक है, ये प्रेजेंट होती है डीएनए के अंदर, ये प्रेजेंट होती है कहाँ पर, ये प्रेजेंट होती है आरएनए के अंदर, ये होती है, इसको बोलते हैं राइबोस शुगर। आरएनए के अंदर ये इसको क्या बोल देंगे, राइबोस शुगर बोल देंगे। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें यहाँ पर होता है HOH, यहाँ पर लगे होते हैं HOH, ये ऐसे पूरे, भाई मैं साफ कर दे रहा है ना, लो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, नीचे भी नहीं आ सकते थोड़ा, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पर होगा कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 और CH2OH प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पर HOH होते हैं, मान लो यहाँ पर ऊपर H है, नीचे क्या है, नीचे OH है, ऊपर H होते हैं नीचे OH। भाई नहीं बना सकते ना, अभी इतना टाइम नहीं है कि हम लोग पूरे स्ट्रक्चर इनको पढ़ें। ये H होगा, ये OH होगा, ये H होगा, ये OH, ये क्या है, ये है राइबोस शुगर।
इसको बोलते हैं क्या, राइबोज शुगर। तो राइबोज शुगर ये प्रेजेंट कहाँ पर होती है, ये है राइबोज शुगर। राइबोज शुगर ये प्रेजेंट होगी इन आरएनए, इन आरएनए। तो हमने पढ़ा था तो डीएनए के अंदर भी तो राइबोज शुगर होती है, लेकिन डीएनए की राइबोज शुगर में और आरएनए की राइबोज शुगर में एक बहुत छोटा सा फर्क होता है, जो कि हमने आरएनए वर्ल्ड में पढ़ना है प्रॉपर, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ के चलेंगे फर्क होता क्या है, इससे फ़ायदा क्या हुआ था, क्यों आरएनए से डीएनए बन गया। ठीक है, तो अब ये राइबोज शुगर है प्रेजेंट कहाँ पर है, ये प्रेजेंट है आरएनए के अंदर। भाई ये आरएनए की है, ठीक है, ये किसकी है, ये आरएनए की है। अगर हम लोग अगले राइबोज शुगर की बात करें तो हमने एक और राइबोज शुगर बनाई यहाँ पर, ये एक और राइबोज शुगर है, ये एक और राइबोज शुगर। इसमें भी यहाँ पर क्या होगा, ऊपर H नीचे OH, ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, 5 कार्बन है इसमें, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, पेंटोज शुगर। पेंटो मतलब 5, ठीक है। HOH ऊपर भी H नीचे क्या है OH। ये वाला जो राइबोज शुगर है, ये जो राइबोज शुगर है, ये जो राइबोज शुगर है, ये प्रेजेंट होगा इन डीएनए, इन डीएनए। तो दोनों में फ़र्क क्या होगा, दोनों में भाई फ़र्क क्या होगा, फ़र्क दोनों में ये होगा कि जो राइबोस में रहता है, जो राइबोस में होता है, जो राइबोस में है शुगर, जो राइबोस में है शुगर, जो राइबोस में है, सॉरी जो आरएनए में है, उसमें यहाँ पर 2 डैश वाले कार्बन पर OH जुड़ा हुआ होता है, लेकिन जो यहाँ पेंटोस में है, इसमें 2 डैश वाले कार्बन पर क्या होगा, सिर्फ H होगा। क्या होगा, सिर्फ H होगा। मतलब इसमें से कुछ निकल जाएगा, कौन निकल जाएगा, वो निकल जाएगा, एक ऑक्सी ग्रुप निकल जाएगा। तो हम इसको क्या बोल देंगे, हम इसको बोल देंगे डी मतलब निकलना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, राइबो, डी ऑक्सी राइबोस शुगर, डी ऑक्सी राइबोस शुगर। अब यहाँ पे दिमाग दिखाने मत आना भाई, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड डीएनए को बोलते हैं, कैसे बोलते हैं बताऊंगा ना अभी। तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑक्सी राइबोस शुगर। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है डीएनए के अंदर। इसके पास एक OH कार्बन नहीं होता, सॉरी एक कार्बन पर OH में ऑक्सीजन नहीं होता, इसलिए इसको डी ऑक्सी बोलते हैं राइबोस शुगर। ये क्या थी, ये थी बात शुगर के बारे में। अगला आ जाता है नाइट्रोजनस बेस। ये प्रॉपर भाई पढ़ के चलेंगे। अच्छा, अगर हम लोग पूरा, अब अगर हम लोग क्या बोलें कि यार ये बहुत सारी शुगर होगी, ये आरएनए लिख लो, यहाँ पे लिख लो आरएनए, यहाँ पर लिख लो डीएनए। ये होगा एक न्यूक्लियोटाइड, एक ये सारे न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड 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 न्यूक्लियोटाइड, ये सारे भी होंगे, ठीक है, सही बात है। यहाँ पर जो शुगर है इसके अंदर वो कौन सी है, वो है राइबोस शुगर, राइबोस शुगर प्रेजेंट है। और यहाँ पर इसके अंदर कौन सी है, डी ऑक्सी राइबोस शुगर प्रेजेंट है। यहाँ पर राइबोस है, यहाँ पर कौन सी है, डी ऑक्सी राइबोस। अब जब यहाँ पर डी ऑक्सी राइबोस शुगर प्रेजेंट है, तो जब इसकी चेन बनेगी, ये तो मोनोमर है, ये तो मोनोमर है, अब इसकी चेन बन गई, इसकी चेन बन गई, और इसकी भी क्या होगी, इसकी भी चेन बन जाएगी। इसकी चेन में जो न्यूक्लियोटाइड होंगे उसके अंदर कौन सी शुगर प्रेजेंट होगी, उसके अंदर जो शुगर प्रेजेंट होगी वो कौन सी होगी, राइबोस वाली होगी, और यहाँ पर कौन सी होगी, डीऑक्सी राइबोस वाली होगी। तो आरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनए को हम बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, NuCl न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए को क्या बोलते हैं, डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। राइबोऑक्सी, भाई डीऑक्सी क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके कार्बन पर, इसके जो शुगर है उसके 2 डैश वाले कार्बन पर ऑक्सीजन वाला ग्रुप क्या है, ऑप्शन तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मैं बताऊं तुम्हें, CBSC ICSC यूपी बोर्ड हर साल ये सवाल पूछ लेते हैं कि आरएनए का फुल फॉर्म बताओ, डीएनए का फुल फॉर्म बताओ। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी क्यों बोल दिया, क्योंकि दूसरे वाले कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए बोल दिया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सही बात है। अगला पढ़ते हैं भाई नाइट्रोजन। भाई शुगर कौन सी, पेंटोस राइबोस शुगर होती है, पेंटोस ग्रुप है, राइबोस शुगर होती है एक तरह की। तो इसमें ये हमने पढ़ लिया डीएनए के अंदर, ये हमने पढ़ लिया किसके अंदर, आरएनए के अंदर। अब शुरू करते हैं अगला पढ़ना, इनको खत्म कर लेंगे। अगर इसको खत्म कर लेंगे चेन भी तेज बन जाएगी, मैं फटाफट बना लेंगे, चेन भी एक नंबर बन जाएगी। चलो नाइट्रोजनस बेस के बारे में बात करते हैं। नाइट्रोजनस बेस होते क्या हैं, नाइट्रोजनस बेस, ओहो बड़ा लिखो। नाइट्रोजनस बेसिस क्या होता है, तो नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं, बेस है पहली बात, तो बेसिस, ठीक है। अगला नाइट्रोजन कंटेनिंग होंगे, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं ये, इनके पास नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं। और बताओ, और ये है कि इनकी रिंग होती है, रिंग, ये रिंग के फॉर्म में होते हैं। नाइट्रोजनस बेस के भी टाइप होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पाइरीमिडीन। प्यूरिन, भाई ये सवाल आने वाला है बस। अब ये नाइट्रोजनस बेस के टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ उधर लिख लें भाई, टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, कौन कौन से होते हैं टाइप्स, एक हो जाएगा पाइरीमिडीन, एक हो जाएगा
प्यूरिन। तो लिख लेते हैं, एक हो जाएगा PURIENE प्यूरिन, PYRI। भाई किसी ने भी कह दिया ना स्पेलिंग यहाँ गलत थी, वहाँ स्पेलिंग अपने हिसाब से लिख लेना, स्पेलिंग गलत होने का कोई मसला नहीं है, ठीक है। एक होता है प्यूरिन, दूसरा क्या होता है पायरिमिडीन। अब भाई नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन होगा या फिर पायरिमिडीन होगा, कोई बात नहीं। अगर प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन के अंदर भी तो रिंग होती होगी, और पायरिमिडीन के अंदर, भाई नाइट्रोजनस बेस के अंदर रिंग है तो प्यूरिन में भी होगी और पायरिमिडीन में भी होगी। प्यूरिन के अंदर जो रिंग होती है उसके अंदर कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, और पायरिमिडीन में जो रिंग होती है उसके अंदर भी क्या क्या होता है, कार्बन होता है और नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो अब हम इस रिंग को क्या बोलेंगे, अगर एक रिंग है प्रेजेंट है, एक रिंग के अंदर नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी है, तो क्या वो होमोसाइक्लिक होगी? नहीं। अगर कार्बन कार्बन की होती तो बोलते होमोसाइक्लिक है, यहाँ पर क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया, तो ये रिंग कैसी हो जाएगी, हेट्रोसाइक्लिक रिंग। तो इसमें रिंग प्रेजेंट होती है, ये भी कैसा होगा, हेट्रोसाइक्लिक होगा, ये भी हेट्रोसाइक्लिक होगा, ये भी कैसा होगा, हेट्रोसाइक्लिक होगा, हेट्रोसाइक्लिक होगा। दोनों के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी, तभी तो नाइट्रोजनस बेस बोला है, ठीक है। प्यूरिन के भी टाइप होते हैं ना, प्यूरिन भी होते हैं शायद 3 तरह के, पायरिमिडीन होते हैं 2 तरह के। अच्छा, याद कैसे करेंगे बताऊंगा मेरे को। तो प्यूरिन कौन कौन सा, पायरिमिडीन कौन सा होगा, पायरिमिडीन पहला हो जाएगा, पायरिमिडीन पहला हो जाएगा एडेनिन, एडेनिन। दूसरा हो जाएगा ग्वानोसिन, एक हो जाएगा एडेनिन, दूसरा हो जाएगा एडिनिन। गलत हो गई स्पेलिंग फिर से, अरे एडेनिन, दूसरा क्या हो जाएगा ग्वानोसिन, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक में क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा साइटोसिन, वैसे CUT से याद करते हैं, C फॉर साइटोसिन, साइटोसिन, U फॉर यूरेसिल और T फॉर थाइमिडीन। भाई मैं बोल रहा हूँ THYMIDINE, थाइमिडीन। साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिडीन, यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक होते हैं दोनों, यहाँ पर एडेनिन और ग्वानोसिन, बढ़िया बात है। अब एडेनिन के अंदर इसके अंदर एक रिंग होती है, ये होते हैं कुछ ऐसे, और इसके अंदर 2 रिंग होती हैं, ये होते हैं कुछ ऐसे। एक हो जाएगा 2 रिंग वाला, एक हो जाएगा सिंगल रिंग वाला, ठीक है। तो हमें क्या रखना है कि देखो इसके नाम देखो, पायरिमिडीन, इसका नाम क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई विजिबल हो रहा, मैं चेक करूँ विजिबल हो रहा है या नहीं, लग रहा है मार्कर लाइट हो गया, बहुत विजिबल है भाई, बहुत विजिबल है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थाइमिडीन, सॉरी पायरिमिडीन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 है, ठीक है। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, जिसका नाम में अल्फ़ाबेट कम है, जिसके नाम में अल्फ़ाबेट कम है 7 है, जिसके नाम में अल्फ़ाबेट ज़्यादा है, जिसके नाम में अल्फ़ाबेट ज़्यादा है उसके पास 1 रिंग है, जिसके पास नाम में अल्फ़ाबेट क्या है, कम है, उसके पास 2 रिंग है, ठीक। याद करने का तरीका है, एग्ज़ाम पास है, ऐसे ही चलना पड़ेगा ना थोड़ा सा। चलो अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, प्यूरिन। प्यूरिन में क्या है, साइटोसिन है, यूरेसिल है, थाइमिन है। अब यहाँ पर एक नोट लिखेंगे बहुत प्यारा, 500 रुपये का नोट। क्या हो जाएगा, नोट ये हो जाएगा, नोट क्या हो जाएगा कि जो यूरेसिल है ओनली प्रेजेंट इन यूरेसिल, ऐसे अगर ऐसे लिखना चाहो ये हो जाएगा यूरेसिल, ठीक है। यूरेसिल के अंदर अगर हम लोग मिथाइल को जोड़ दें, CH3 जोड़ दें, तो ये बन जाएगा थाइमिडीन। क्या बन जाएगा, थाइमिडीन। यूरेसिल के अंदर CH3 जोड़ दो, क्या बन जाएगा, थाइमिडीन। तो इसके अच्छा, इसमें थाइमिडीन पे जोड़ना का है 5वें नंबर पर, 5वें नंबर 5 कार्बन, 5th कार्बन जो होगा उस पर मिथाइल जोड़ देंगे, किसमें, यूरिडीन के 5th कार्बन पर, यूरिडीन के 5th कार्बन का क्या जोड़ देंगे, मिथाइल जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, थाइमिडीन। यूरेसिल के बारे में नोट क्या है, यूरेसिल ओनली प्रेजेंट इन DNA, ना, ओनली प्रेजेंट इन RNA। और थाइमिडीन के लिए नोट क्या हो जाएगा कि जो थाइमिडीन होता है ओनली प्रेजेंट इन DNA। होता होगा ऐसा कि जो DNA होता होगा उसकी जो शुगर होती होगी उससे यूरेसिल नहीं कर पाता होगा कोई बॉन्डिंग, है ना, नहीं कर पाता होगा, ये कर लेता होगा। अच्छा, अगर यूरेसिल के 5' कार्बन पर हम लोग CH3 जोड़ दें तो वो बन जाएगा थाइमिन। तो क्या हम लोग थाइमिन का दूसरा नाम लिख सकते हैं 5 मिथाइल यूरेसिल, 5 मिथाइल, जगह कम पड़ गई, क्या लिख लेते हैं ना, 5 मिथाइल यूरेसिल, बोल सकते हैं ना भाई, ये ऑप्शन में आएगा 100%, है ना। ये यूपी वाले पूछ लेगा इस साल कि 5 मिथाइल यूरेसिल का दूसरा नाम क्या हो जाता है, 5 मिथाइल यूरेसिल का दूसरा नाम हो जाता है थाइमिडीन।
5 मिथाइल यूरेसिल। बढ़िया, चलो आ जाओ। ओ हो, चलो आ जाओ। ये क्या बात हो गई, ये हो गई पायरिमिडीन क्या होते हैं, प्यूरिन क्या होता है। अब बात करते हैं फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है। आसान है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप में क्या होगा, H3PO4, H3PO4 ये होता है फॉस्फेट ग्रुप। H3PO4 ये क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। H3PO4 क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप। हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। H3PO4 क्या होगा, H3PO4 हो जाएगा फॉस्फेट ग्रुप। इसका जो फॉर्मूला होता होगा H3PO4 कैसे लिखते होंगे भाई, केमिस्ट्री देख लेना अपने हिसाब से। 3 हाइड्रोजन है, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, यहाँ होगा। PO4 है, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर, ये कुछ ऐसा करके डायग्राम होता होगा H3PO4 का। ठीक है, तो डायग्राम जरूरी नहीं है। H3PO4 ये होता है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये होगी बात किसके बारे में कि न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, हैव 3 कंपाउंड, 3 कंपाउंड, 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहला शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस, फॉस्फेट ग्रुप। शुगर कौन सी होगी, राइबोज शुगर होगी, यानी कि 5 कार्बन की पेंटोज, या फिर बोल दो राइबोज शुगर होगी। आरएनए के अंदर ऑक्सीराइबोज, डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज। आरएनए का नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और क्या होंगे इसके अंदर, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस। ठीक है, नाइट्रोजन बेस कितने तरह के, नाइट्रोजनस बेसिस 2 तरह के, पहला पायरिमिडीन, दूसरा प्यूरिन। पायरिमिडीन प्यूरिन के अंदर टाइप 3 तरह के, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। पायरिमिडीन के अंदर 2 तरह के, एडेनिन और ग्वानिन। ओहो, ग्वानोसिन कर दिया, ग्वानिन होगा भाई, एडेनिन और ग्वानिन, सॉरी बेंथर। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप कौन सा होगा, H3PO4 होगा। अब सवाल यहाँ से ये आ गया, सवाल ये आ गया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज़ द डिफरेंस, ओहो बोल्ड लेटर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, इनके बीच में डिफरेंस क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड में और न्यूक्लियोसाइड के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होगा। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड तो बोलेंगे, ऐसे लैंग्वेज में लिख लेंगे, व्हेन न्यूक्लियोसाइड, बता रहा हूँ न्यूक्लियोसाइड ऐसे चला गया। न्यूक्लियोसाइड क्या होगा, व्हेन राइबोज शुगर, ये भी बोल देंगे कंपाउंड फॉर्म बाय द न्यूक्लियोसाइड, कंपाउंड फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ, साथ में मिलना, 2 लोग से मिलकर बनेंगे ना, कंपाउंड फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ राइबोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, यानी कि राइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, राइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। चलो बढ़िया, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड भाई डायग्राम में पूरा ये इसका तो बना दूंगा, इसका समझा दूंगा कैसे कैसे बनना है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस न्यूक्लियोसाइड के साथ जब रिएक्ट करता है कौन, H3PO4 यानी कि फॉस्फेट ग्रुप, तो बन जाता है कौन, तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड क्या हो जाएगा, राइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस, न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है भाई, ठीक है, तो शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, ये सवाल भाई हर साल पूछा जा रहा है, इसे थोड़ा ध्यान में रखो, सवाल तगड़ा है, आ सकता है। कैसे कैसे हुआ ये, ऐसा रटवा नहीं रहा हूँ, भी डायग्राम बना रहा हूँ इसके दोनों के, प्रॉपर चलते हैं इसके बारे में, नोट कर लो इसको फटाफट। चलो आ जाओ, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, रटने की ज़रूरत नहीं है भाई, अभी आ जाएगा 2 मिनट में। चलो, ये हमने ले लिया एक शुगर, ये है एक शुगर, राइबोज शुगर। मान लो डीएनए ही बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, OH होगा या H होगा, तो O नहीं होता, डीऑक्सी होता है तो H, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH2OH, यहाँ पर एक कार्बन होगा, सिंपल। ये क्या है, ये है राइबोज शुगर, ये है शुगर का नाम क्या है, डीऑक्सी राइबोज, शुगर प्रेजेंट है यहाँ पर। बहुत सारी शुगर मिलेगी, पूरा डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोल देंगे, डीएनए आरएनए को न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं। ये क्या हो गई, शुगर। अब अगर इस शुगर के अंदर हम लोग ऐड कर दें, शुगर के 1 डैश कार्बन पर, शुगर पर ऐड कर दें, उसके 1 डैश कार्बन पर ऐड कर दें, किसको, 1 डैश कार्बन पर ऐड कर दें नाइट्रोजनस बेस को। मान लो हमने ऐड कर लिया, एग्जाम्पल ले लेते हैं एडेनिन को, ADENI एडेनिन को। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, अब जो कंपाउंड, इनका रिजल्टेंट कंपाउंड जो बनेगा, वो बनेगा कुछ ऐसा, देखो
ये है ऑक्सीजन, यहाँ पर प्रेजेंट होगा नाइट्रोजनस बेस, ये क्या है नाइट्रोजनस बेस। तो अब जो स्ट्रक्चर बना है नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे न्यूक्लियोटाइड। क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड बोल देंगे। और अगर इस न्यूक्लियोसाइड के अंदर इसके 5 डैश कार्बन पर CH2OH, इसका ये 5 डैश कार्बन है, CH2OH इसका 5 डैश कार्बन है ये भाई, कार्बन नंबर 1 अच्छा 1 डैश 5 डैश क्यों बोलते हैं, तो ये नाइट्रोजनस बेस से काउंटिंग शुरू करते हैं। यहाँ पर भी रिंग होगी, यहाँ पर भी रिंग होगी, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर काउंट करते हैं 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश और 5 डैश। अब इसके 5 डैश कार्बन पर अब हमने क्या कर लिया, न्यूक्लियोसाइड बना लिया। इस न्यूक्लियोसाइड में ऐड करेंगे 5 डैश कार्बन के ऊपर क्या, 5 डैश कार्बन के ऊपर क्या ऐड करेंगे फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेंगे, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेंगे। तो जो अभी स्ट्रक्चर बनेगा, मान लो H3PO4 हमने ऐड कर दिया, तो अब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, वो दिखेगा कुछ ऐसा। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा कार्बन, कार्बन के साथ यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस होगा। यहाँ पर क्या होगा, OH होगा। नहीं भाई, क्या बना रहे थे, डीऑक्सीराइबोस शुगर, तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, OH होगा, यहाँ पर H, यहाँ पर ऊपर एक CH2OH लगा होगा, और हमने इससे एक फॉस्फेट लाकर जोड़ दिया। क्या लाकर जोड़ दिया, फॉस्फेट लाकर जोड़ दिया। अब नाइट्रोजनस बेस में हमने पढ़ा था नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होते होंगे। इनकी रिंग के अंदर यहाँ पर नाइट्रोजन होता है। देखो इनकी रिंग के अंदर मान लो यहाँ पर नाइट्रोजन है और ये पूरी रिंग बनी हुई है। और नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन होता है ना, वो 1 डैश कार्बन से क्या करता है, 1 डैश कार्बन से ये कंबाइन करता है, नाइट्रोजन इसके 1 डैश कार्बन से कंबाइन करता है। तो इनके बीच में यहाँ पर बॉन्ड आता है, इसका नाम होता है N, मतलब नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोल दो, N जगह ये जो होता है, ये होता है N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोल दो या बोल दो N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोल दो, बराबर रहेगी बात, कोई दिक्कत नहीं है। 5 डैश कार्बन पर ये फॉस्फेट आकर जुड़ा, यहाँ पर इसने जो बॉन्ड बनाया है ये है फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। अब स्टर बॉन्ड बना है तो लगभग पानी निकला होगा, डिहाइड्रेशन हुआ होगा, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये बॉन्ड बनता कैसे है, ये जो बन गया ना, अब ये फॉस्फेट स्टर बॉन्ड बन गया, तो इसका नाम अब क्या हो जाएगा, अब हम बोल देंगे कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है शुगर, राइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, ये दोनों मिलकर बनाते हैं क्या, ये दोनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। दोनों ने बना दिया, बहुत तगड़ा बन गया। यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया, N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गया। N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे बनता है, इसको याद कर लेना, प्रॉपर वे में याद कर लेना। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरह ये सारे अलग अलग न्यूक्लियोटाइड लग कर पूरा एक पॉलीमर, एक पूरा DNA बना देते हैं, पूरा DNA बन जाता है, उसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पर बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होता है। ATP क्या होता है, ATP से एनर्जी कैसे मिलती थी, वो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, उन्हें हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जो बॉन्डिंग इनमें पूरे में होती हुई जा रही है, ये कैसे होती हुई जा रही है, और हम कैसे इसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोल रहे हैं। यानी कि कल जो हमारा टॉपिक होगा, हम वहाँ पर इस टॉपिक को पूरा, अभी हमने कंप्लीट नहीं करा, इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे, साथ में हिस्ट्री ऑफ DNA और वॉटसन क्रिक का मॉडल भी शुरू करेंगे। तब तक के लिए मैं अब्दुल्ला सिद्दीकी आपसे विदा लेता हूँ। देखते रहिए कौन बनेगा बाहुबली।